आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत विक्रय की। विक्रय क्या होता है, विक्रय कैसे किया जाता है, विक्रय के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम विस्तार से और सरल शब्दों में चर्चा करने वाले हैं। आइला टॉक्स चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हम देखते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय क्या है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 विक्रय को परिभाषित करती है, जिसके अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण। अब संपत्ति कौन सी होनी चाहिए? अचल संपत्ति। और उसका क्या अंतरण करना है? स्वामित्व, जिसके बदले में एक ऐसी कीमत जो दी जा चुकी है, यानी कोई कीमत तय हुई है और दे दी गई है, या दी जानी है, या उसको दिए जाने का वचन दिया गया हो, या जिसके दिए जाने का वचन किया गया हो, या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो, या उसका किसी भाग को देने का वचन किया गया हो, विक्रय कहलाएगा। तो विक्रय के अंदर क्या कहा गया उन्होंने डेफिनेशन में कि अगर कोई अचल संपत्ति है, उसके स्वामित्व का आप अंतरण करते हो, लेकिन उस अंतरण के बदले में आपको क्या किया जा रहा है, एक निश्चित कीमत या तो दे दी है, या फिर देने वाले हैं, या देने का वचन दिया है, या जो कीमत आपकी तय हुई है उस कीमत का कुछ भाग आपको दे दिया है और बाकी का भाग जो है वो शेष बचा है, या फिर किसी भाग को देने का वचन दिया है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं विक्रय। यानी विक्रय नकद में भी हो सकता है, उधार में भी हो सकता है, भविष्य में दी जाने वाली किसी कीमत के बदले में भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि विक्रय कैसे किया जाता है। अधिनियम की धारा 54 में विक्रय कैसे किया जाता है इसका तरीका बताया है, जिसके अंतर्गत जहां एक ऐसा अंतरण 100 रुपये या अधिक मूल्य के मूर्त अचल संपत्ति की दशा में है, या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाता है। यानी 100 रुपये की अगर मूर्त अचल संपत्ति है तो उस दशा में विक्रय ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। अगर 100 रुपये की संपत्ति है तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही विक्रय किया जाएगा। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा कर देता है। अब संपत्ति का परिधान यानी आपने वो संपत्ति उस व्यक्ति को दे दी है, ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब विक्रेता ने क्रेता को दे दी हो वो संपत्ति, या फिर क्रेता ने अगर किसी व्यक्ति को बताया है कि आप इस व्यक्ति को संपत्ति सौंप देना, अगर उस व्यक्ति को उस संपत्ति का कब्जा दे दिया तो ये माना जाएगा कि विक्रय हो गया है। अब विक्रय के लिए संविदा। अचल संपत्ति की विक्रय संविदा वह संविदा है जिसके अंतर्गत उस अचल संपत्ति का विक्रय पक्षकारों के बीच हुई शर्तों पर होगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्व जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया गया है, जो निम्न है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला है पक्षकार का होना, दूसरा है विषय वस्तु का होना, तीसरा है कीमत या प्रतिफल, और चौथा है स्वामित्व का अंतरण। इन सभी को हम विस्तार से समझेंगे ताकि विक्रय के आवश्यक तत्वों की जानकारी आपको अच्छे से हो सके। सबसे पहला पॉइंट हमारा है पक्षकार। विक्रय का प्रथम प्रमुख आवश्यक तत्व जो होता है वो उसके पक्षकार होते हैं, क्योंकि प्रत्येक विक्रय तभी पूर्ण होता है जब इसमें 2 पक्षकार होंगे, जिसमें एक पक्षकार कौन होगा? क्रेता,
और दूसरा पक्षकार होगा विक्रेता। अब क्रेता और विक्रेता को हम समझेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेता। क्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति की उसकी निश्चित कीमत देकर क्रय खरीदता है, यानी कि क्रय करता है, खरीदता है। तो क्रेता कौन हुआ? क्रेता वो व्यक्ति हुआ जो किसी वस्तु की या संपत्ति की जो भी मूल्य उनके बीच में निश्चित होता है, तय होता है, उसको देने के बाद उसको क्रय करता है, खरीदता है। वस्तु या संपत्ति की कीमत देने के बाद वह उस वस्तु का स्वामी या उस संपत्ति का स्वामी बन जाता है और उस वस्तु व संपत्ति के सभी अधिकार उसके पास होते हैं। क्रेता को किसी वस्तु या संपत्ति खरीदने के लिए उसकी वित्तीय क्षमता का होना अति आवश्यक होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि क्रेता को वस्तु या संपत्ति अपनी मर्जी से खरीदना है या खरीदने की इच्छा रखता है। क्या उसके पास इतना पर्याप्त धन है कि वो उस वस्तु या संपत्ति का वास्तविक मूल्य का भुगतान कर सके या भुगतान करने में सक्षम है? तो जब व्यक्ति जो है, क्रेता जो है, वो किसी वस्तु को खरीदता है तो उसकी वित्तीय क्षमता यानी कि उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी देखी जाती है कि उसकी आर्थिक स्थिति वैसी है या नहीं है, वो उस वस्तु को, उस संपत्ति को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है। अब विक्रेता के बारे में जान लेते हैं। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु या संपत्ति को जो उसके अधिकार या स्वामित्व में होती है उसको बेचता है और उसके बदले में प्रतिफल के रूप में धन प्राप्त करता है। विक्रेता जिस वस्तु या संपत्ति का अंतरण या बिक्री करेगा या करता है वह वस्तु संपत्ति में उसका विधिक अधिकार होना चाहिए और विक्रय सुविधा करने में वो सक्षम होना चाहिए। तो विक्रेता का क्या है? तो विक्रेता का ये है कि एक तो जो संपत्ति है जो वो बेच रहा है उसके बदले में प्रतिफल के रूप में उसको धन प्राप्त होना चाहिए और वो संपत्ति जो है उसके ऊपर उसका विधिक अधिकार होना चाहिए, यानी वो उसका मालिक होना चाहिए। विधिक रूप से उसका राइट्स होना चाहिए, लीगल राइट्स होना चाहिए उस संपत्ति के ऊपर कि वो उसको बेच सके और साथ में विक्रय सुविधा करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सक्षमता वही है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है। अब सेकंड वाला इसका आवश्यक तत्व देख लेते हैं, विक्रय की विषय वस्तु। विक्रय का दूसरा आवश्यक तत्व विक्रय की विषय वस्तु जिसका विक्रय या अंतरण किया जा सके। ऐसी अचल संपत्ति जो पहचाने जाने योग्य है, जिसको देखकर ये मालूम किया जा सके कि किस अचल संपत्ति का विक्रय होना है। किसी अचल संपत्ति की पहचान करने के कई तरीके हैं। उनमें से एक संपत्ति की दिशाओं से उस अचल संपत्ति को पहचानना आसान होगा। यहाँ दिशाओं से आशय उस संपत्ति की दिशाओं से है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इन चारों दिशा में संपत्ति के आसपास क्या है, इससे आप पहचान सकते हैं कि जो संपत्ति आप खरीद रहे हैं, जिस संपत्ति का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वही संपत्ति है। और तीसरा आवश्यक तत्व है कीमत या प्रतिफल। विक्रय का तीसरा आवश्यक तत्व कीमत या प्रतिफल है। अचल संपत्ति के विक्रय होने से पहले मूल्य का निर्धारण होना अति आवश्यक है। अब किसी अचल संपत्ति के मूल्य का निर्धारण कैसे होगा? उसके कई घटक हो सकते हैं, जैसे अचल संपत्ति का मूल्य, पंजीकरण मूल्य और अन्य। इन सबको मिलाकर आप कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप कैसे निर्धारण करेंगे कि कोई संपत्ति आप विक्रय कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो उसका मूल्य कितना होगा? तो आप अचल संपत्ति का मूल्य जोड़ लेंगे प्लस उसका पंजीकरण का जो मूल्य होगा उसको ऐड कर लेंगे और साथ में अगर कोई अन्य खर्च होगा तो उसको भी आप ऐड कर लेंगे। तो आप कीमत और प्रतिफल जो है इस प्रकार से उसका निकाल सकते हैं। चौथा आवश्यक तत्व है स्वामित्व का अंतरण।
विक्रय का चौथा आवश्यक तत्व अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है, जिसके अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अचल संपत्ति का अंतरण कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 54 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विक्रय कैसे किया जाएगा, जिसमें संपत्ति के अंतरण का जिक्र किया गया है, जिसके तहत संपत्ति का अंतरण है जो है वो दो तरह से किया जा सकता है। पहला रजिस्ट्रीकृत लिखित विक्रय विलेख द्वारा और दूसरा संपत्ति के अंतरण द्वारा। पहला हम देख लेते हैं रजिस्ट्रीकृत लिखित विक्रय विलेख। ऐसा अंतरण जहां 100 रुपये या उससे अधिक के मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा है, तो वहां किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में विक्रय केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही किया जाएगा। अचल संपत्ति के विक्रय पूर्ण होने के लिए उसका पंजीकरण होना अति आवश्यक है। और अगर कोई मूर्त संपत्ति है तो इससे आशय उस संपत्ति से जिसका भौतिक रूप से अंतरण संभव हो, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप, स्कूटर, साइकिल। तो मूर्त संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो चल संपत्ति हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हो, भौतिक रूप से जिसका अंतरण संभव हो, जैसे मोटरसाइकिल, कार, जीप, स्कूटर। सेकंड देखते हैं संपत्ति के परिधान द्वारा। जहां विक्रय की गई मूर्त अचल संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम है, उस दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किया जाएगा या संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाएगा। अगर यह रजिस्ट्री आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो संपत्ति को विक्रय करने का, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये से कम मूल्य की संपत्ति है। मूर्त अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता द्वारा बताए गए व्यक्ति को उस संपत्ति का कब्जा दे दिया जाता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत विक्रय क्या होता है, कैसे किया जाता है, विक्रय की संविदा क्या होती है और विक्रय के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इस विषय पर चर्चा की है। ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।